विद्यार्थियों सुप्रभात। आज हम लोग शिक्षण कौशल के अंतर्गत प्रस्तावना कौशल की चर्चा करेंगे। इसके पहले शिक्षण कौशल क्या है, शिक्षण कौशल की आवश्यकता क्यों है, एक कुशल अध्यापक को अपनी शिक्षण कला में दक्षता के लिए कौशल की क्या आवश्यकता पड़ती है, इन समस्त बिंदुओं पर चर्चा हो चुकी है। आज का विषय प्रस्तावना कौशल से संबंधित है। प्रस्तावना किसी नए पाठ की शुरुआत करने से पूर्व की जाती है। इसके मध्य छात्रों से पूर्व ज्ञान का पता कर नवीन ज्ञान हेतु उनको तैयार किया जाता है। अर्थात प्रस्तावना से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं से है जिन्हें शिक्षक उद्देश्य कथन तक की प्रक्रिया में करता है। जब तक उद्देश्य कथन नहीं कह देता तब तक की जो प्रक्रिया करता है उसे प्रस्तावना कहते हैं। प्रस्तावना में अगर आप देखें तो निश्चित तौर पर तमाम चीज़ें आती हैं। जैसे ये कहावत ये कही गई है कि अगर किसी कार्य की शुरुआत अच्छी हो जाती है तो कार्य की सफलता सुनिश्चित मानी जाती है। तो कहने का आशय यहाँ यह है कि शिक्षक पाठ प्रस्तुतिकरण से पूर्व छात्रों का ध्यान आकर्षित करने, छात्रों में रुचि उत्पन्न करने या छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने, अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने, पूर्व ज्ञान को टटोलने के लिए, पूर्व ज्ञान का नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करने के लिए जो भी कक्षा के अंतर्गत क्रियाकलाप करता है, जो भी कार्य करता है, उसे प्रस्तावना कहते हैं। यानी किसी भी कार्य को सकुशल संपादन में उस कार्य को संपादित करने के लिए व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक दशा का विशेष महत्व होता है। काम कितना ही क्यों ना हो, जब तक व्यक्ति की उस काम में रुचि ना हो, जब तक वो उसके लिए आत्म प्रेरित ना हो, अंदर से उसमें प्रेरणा उत्पन्न ना हो, वो कार्य को उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाता है। तो इसीलिए प्रस्तावना की जाती है कि प्रस्तावना के आधार पर छात्रों को पाठ की ओर आकर्षित किया जाता है। प्रस्तावना कई तरह का हो सकता है। प्रस्तावना में कोई ज़रूरी नहीं कि प्रश्न ही करें। प्रस्तावना में अगर आप देखें तो प्रस्तावना करना ये कला है, ये कला माना जाता है कि इसको कहानी के द्वारा भी कर सकते हैं, वाक्यांश के द्वारा भी कर सकते हैं, मॉडल के द्वारा, चित्र के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा, प्रश्नों के द्वारा, प्रयोग द्वारा, प्रदर्शन द्वारा, उदाहरण द्वारा, तमाम तरीके हैं जिनके द्वारा प्रस्तावना निकाली जा सकती है। इनमें कौन सी सहायक सामग्री अथवा तकनीकी कब, कैसे और कहाँ प्रयुक्त की जाए, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। वो अध्यापक अपने हिसाब से उसको प्रयोग करता है। एक शिक्षक एक पाठ को चार्ट द्वारा प्रस्तावना निकालता है, उसी पाठ को दूसरा शिक्षक वाक्यांश द्वारा प्रस्तावना निकलवाता है, तीसरा शिक्षक मॉडल द्वारा निकलवाता है। तो वास्तविक रूप है कि आप कैसे, एक शिक्षक की शिक्षण रणनीति अथवा विषय वस्तु की प्रकृति पर निर्भर करती है। कक्षा में जाने से पहले अध्यापक एक रणनीति बनाता है, ये कि हमको आज क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किसको पढ़ाना है और कैसे हमको अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। इन सब चीज़ों के लिए प्रस्तावना आवश्यक मानी जाती है। प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है या महत्व क्या है कि प्रस्तावना छात्रों में रुचि पैदा करने के लिए की जाती है। प्रस्तावना को विषय वस्तु या नवीन ज्ञान सीखने के लिए उत्सुक बनाने के लिए की जाती है। छात्रों के ध्यान को विषय वस्तु के प्रति केंद्रित करने के लिए प्रस्तावना की जाती है। आप ये कहें कि छात्रों के अनियंत्रित मन को नियंत्रित करने के लिए भी प्रस्तावना की जाती है। प्रस्तावना प्रस्तुत करके छात्रों के लिए नवीन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। छात्रों के स्तर का पता लगता है। जैसे विवेकानंद ने क्या कहा कि सही मायने में शिक्षक वही है
जो छात्रों के स्तर पर आकर शिक्षण कार्य करें। तो छात्रों के स्तर से आशय यहाँ आप इकोनॉमिक स्तर मत देखिए, आर्थिक स्तर नहीं देखना है आपको, सामाजिक स्तर नहीं देखना है, यहाँ आपको शैक्षिक स्तर देखना है कि उसकी शैक्षिक उपलब्धि क्या है, कहाँ से आप पाठ को शुरू करेंगे तो छात्र उसको अच्छे ढंग से सीख पाएगा, उसको आपको आउटपुट अच्छा मिलेगा, अच्छी जानकारी उसको होगी। तो प्रस्तावना के आधार पर हम नए ज्ञान या विचार को महत्वपूर्ण बना सकते हैं। प्रस्तावना की कसौटियाँ कौन कौन सी हैं कि प्रस्तावना तभी सफल मानी जा सकती है जब शिक्षार्थी यानी की सहभागिता सुनिश्चित हो या शिक्षार्थी सहभागिता के लिए तैयार हो, यानी छात्र सहभागिता होनी चाहिए। प्रस्तावना तब सफल हो कही जा सकती है जब प्रस्तुत पाठ के लिए प्रभावी प्रसंग तैयार किया जाता हो। प्रस्तावना तब सफल मानी जा सकती है जब पाठ के पाठ्यवस्तु में छात्र में उत्साह, रुचि, जिज्ञासा और प्रेरणा उत्पन्न होता हो। प्रस्तावना तब सफल मानी जा सकती है जब अध्यापक के मुख मुद्रा एवं कार्य व्यवहार से यह स्पष्ट हो जाए कि उसमें भी पाठ के प्रस्तुतिकरण में उपयुक्त मात्रा में उत्साह एवं रुचि है। यानी पढ़ाने में घोड़े को आप तालाब तक ले जा सकते हैं लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो शिक्षण एक दैव नियोजित कार्य, जब तक आप अंदर से उत्साहित नहीं होंगे तब तक आप ज्ञान रहते हुए भी अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा सकते हैं। तो प्रस्तावना तब सफल मानी जा सकती है जब अध्यापक को नए पाठ को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सफलता प्राप्त हो। अब प्रस्तावना होना कैसे चाहिए? जैसे प्रस्तावना की भाषा सरल एवं स्पष्ट होनी चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्नों का आकार संक्षिप्त होना यानी छोटा होना चाहिए। प्रस्तावना पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर अग्रसर होनी चाहिए। प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर अगले प्रश्न का गठन होना चाहिए। यानी प्रस्तावना में पहले प्रश्न का जो उत्तर है दूसरा प्रश्न उसी उत्तर से उठना चाहिए। प्रस्तावना के उत्तर से अगले प्रश्न तक गठन होना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न दो अर्थी नहीं होने, माने दोहरे प्रश्न नहीं होने चाहिए, दो अर्थी भी नहीं होने चाहिए कि जिससे दो अर्थ निकलता हो किसी प्रश्न से। प्रस्तावना छात्र के पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न रुचिकर एवं नुकीले होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्नों की संख्या सीमित होनी चाहिए। 3 से 4 प्रश्न, 3 से कम नहीं और 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 3-4 प्रश्नों की प्रस्तावना अच्छी प्रस्तावना मानी जाती है। प्रस्तावना लोचदार एवं प्रभावशाली होना चाहिए। प्रस्तावना हेतु उन्हीं साधनों का उपयोग करना चाहिए जो प्रासंगिक हो, उद्देश्यपूर्ण हो। प्रस्तावना के अंतिम प्रश्न के उत्तर से शीर्षक का भाव स्पष्ट होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। अब प्रस्तावना कौशल के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं उसमें कि अध्यापक को छात्र के पूर्व ज्ञान का सही अनुमान लगाना चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न नवीन ज्ञान से संबंधित भी होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न सरल हों, स्पष्ट हों, बोधगम्य होने चाहिए। प्रस्तावना के प्रश्न प्रासंगिक हों, उद्देश्यपूर्ण हों एवं श्रृंखलाबद्ध हों, क्रमबद्धता उनमें होनी चाहिए। प्रस्तावना में उन्हीं साधनों का उपयोग करना चाहिए जो प्रासंगिक हो, उद्देश्यपूर्ण हो। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। प्रस्तावना तैयार करते समय छात्रों की आयु, बौद्धिक एवं मानसिक स्तर तथा रुचि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। प्रस्तावना के बाद जो उद्देश्य कथन है संक्षिप्त, स्पष्ट, रुचिकर एवं जिज्ञासावर्धक होने चाहिए। अब अगर आप देखें तो प्रस्तावना कौशल की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है कि कथनों एवं प्रश्नों का पूर्व ज्ञान से संबंध होता है। कथन एवं प्रश्नों का मूल पाठ से संबंध होता है। कथनों एवं प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता का संबंध होता है। पाठ के उद्देश्यों, पाठ की प्रकृति के अनुसार उपकरणों, साधनों एवं क्रियाओं का चयन किया जाता है। तो इस तरह से अध्यापक में उत्साह एवं सजगता होती है। स्पष्ट एवं प्रभावशाली उद्देश्य कथन होना चाहिए। जितना बढ़िया स्पष्ट एवं उद्देश्य पूर्ण कथन होगा उतना ही बढ़िया शिक्षण होगा। तो कहने का आशय यह है कि अगर बालक का प्रस्तावना अच्छा है, विद्यार्थी का प्रस्तावना अच्छा हो गया है या छात्राध्यापक का, तो उसके पाठ को सकुशल संपन्न होने की आशा की जा सकती है। इसलिए प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए और प्रस्तावना के प्रश्नों में श्रृंखलाबद्धता होनी चाहिए और प्रस्तावना के प्रश्न छात्रों के स्तर के अनुकूल होने चाहिए। आगे हम फिर इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।